नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लास्ट वीडियो में हमने जनरल स्टडी एमपी मेंस 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसके प्रथम खंड को, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है खंड आ, इसको हमने आपको सॉल्व किया था। इसका एनालाइज किया था कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना था, क्या क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए थे। तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी, जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन आपको दिया हुआ है। इसमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या था और हमने लिखा क्या। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 15 क्वेश्चन दिए गए हैं 3 अंकों के, जिन्हें एक लाइन में जिनका आंसर आपको देना है। इनमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आप जानते हैं वो नहीं लिखनी है। इसमें आपको बस एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आप इनके बारे में जानते हैं या आपने इनके बारे में सुना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन था। अफ्रीका महाद्वीप, आपने जब महाद्वीप पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा। इन सभी क्वेश्चंस पर लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इस पर वीडियोस हमारे चैनल पर डले हुए हैं। आपको कोई डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता, आपका रह जाता है, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप का अधिकेंद्र या एपी सेंटर भी बोलते हैं इसे, वो क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इजी है। तो भूकंप का अधिकेंद्र, इसमें आपको क्या लिखना था, इसमें आपको लिखना था कि वह स्थान जहां भूकंप की लहरों का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। इसके बाद आपसे टॉर्नेडो के बारे में पूछा गया है। ये भी आपने सुन रखा होगा कि एक विनाशकारी तूफान है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में आते रहते हैं टॉर्नेडोज, जिसके कारण भारी तबाही होती है। तीसरा क्वेश्चन, के मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है। तो आप जानते होंगे कि बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, माही, बहुत सी नदियां हैं जो कि इस पर से गुजरती हैं। उनके अपरदन के कारण यह पठार समतल है, लावा द्वारा यह बना हुआ है। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है। तो ये 4 राज्यों से निकलती है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम वो देंगे मणिपुर और असम को, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग 6 असम से निकलता है इस नदी में। तो मणिपुर से इसका उद्गम स्थल है। अगर आपको ये दोनों में से आपने कुछ और 4 में से कोई भी 2 राज्य लिखे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स इसमें मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्नीनो क्या है। अल्नीनो, ये भी आप जानते होंगे कि प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा हर 4-5 वर्ष बाद प्रकट होती है। ईसा मसीह या क्रिसमस के आसपास ये धारा दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम अल्नीनो या बाल ईसा मसीह रखा गया है। तो ये क्या है, एक लाइन में लिखना है तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन, के वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका ये है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की, सबसे पहली बात। नर्मदा द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है इसका। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, एमपी में। बहुत से महत्वपूर्ण बांध इस पर मौजूद हैं, इसीलिए इसे, और एकमात्र नदी है जिससे कि सबसे ज्यादा हमारे जल संबंधी समस्याओं का निवारण मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एक और है कि वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा वनों का जो एरिया है वो कौन सा है आपका महत्वपूर्ण, बालाघाट। बालाघाट किस एरिया में आता है, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में। बालाघाट के अतिरिक्त इसमें होशंगाबाद, मंडला, शिवनी, ये एरिया भी आते हैं। तो इसमें आप ये लिखना था आपको इसमें। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है मैग्नीज। ये भी आपने पढ़ा होगा निश्चित ही। जलीय चक्र क्या है, तो जलीय चक्र क्या होता है कि भाई जलीय चक्र है कि जिस क्रम में पानी लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसमें आपका वाष्पीकरण, वर्षा, सारी चीजें ये क्या है, जल चक्र के ही महत्वपूर्ण घटक है।
एक साइकिल जल की, जमीन, जमीन से आसमान, बारिश, फिर जमीन। तो ये क्या है? ये जल चक्र है अगर सरल भाषा में देखें तो। अगला क्वेश्चन कि जल संसाधन प्रबंधन क्या है? तो इसमें जल नीतियों और नियमों के अनुसार योजना बनाना, उनका विकास, जल का वितरण और जल का सर्वोचित प्रयोग, ये क्या है? जल संसाधन का प्रबंधन करना। वाटर मैनेजमेंट पूछा जा रहा है आपसे, पूछ रहा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये तो आप जस्ट कॉमन सेंस की चीजें हैं ये तो, कि आप नीतियां बनाएंगे, उसी नीति नियमों के अनुसार नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, जल क्षेत्र को आप डेवलप करेंगे, उसके बाद उसका अच्छे से प्रयोग हो, वेस्ट ना हो पानी, ये सारी चीजें इसमें देनी थी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, स्थान और वर्ष लिखने थे। तो इसमें कोयना भूकंप आया था 1967 महाराष्ट्र में, कोयना क्षेत्र में। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो 1993 में किल्लारी में भूकंप आया था, महाराष्ट्र, लातूर में। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, पर जरूरी नहीं है आप लोगों को नर्वस ना हो, ये आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जरूरी नहीं है 100% पेपर आपको सॉल्व करना भी नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं तो भी कोई चिंता वाली विषय की बात नहीं है। अगर 60-70% भी आपने क्वेश्चन पेपर को सही अटेम्प्ट किया है तो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांस पूरे हैं। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग, ये क्या होता है भाई? आपने सुना होगा PSLV से, पोलर लॉन्चिंग व्हीकल जो है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इससे सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर के जो खनिज हैं, खनिज तत्व वगैरह हैं, इनके विषय में आपको जानकारी देते हैं। आगे भी इस पर और डिस्कस करेंगे। अब आपसे लेकिन पूछ रहा है इसका मतलब क्या है रिमोट सेंसिंग का, इसके प्रयोग आपसे नहीं पूछ रहा, तो आपको केवल मतलब लिखना था इसमें, ठीक है ना? इसमें आपको क्या लिखना था कि किसी वस्तु या स्थान के संपर्क में आए बिना उस विषय के उस स्थान या वस्तु के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? सुदूर संवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि GIS में वेक्टर डेटा की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना था? इसमें आपको लिखना था कि यह एक भौगोलिक डेटा प्रकार है जहां डेटा को विशेषता डेटा के साथ बिंदुओं, रेखाओं, बहुभुजों के संग्रह के रूप में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप सब मोबाइलों में अपने यूज कर रहे हैं। यह क्या है? यह एक मोबाइल आधारित नेविगेशन सिस्टम है जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थान और समय बताने में प्रयोग होता है। तो ये पोर्शन आपका हुआ। इसके बाद जो अगला पोर्शन है आपका वो है कि इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, 50 वर्ड में आंसर लिखना है, 5 अंक का एक प्रश्न है। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपसे पूछा गया है कि अरल सागर को मरती हुई लवड़ीय झील क्यों कहा जाता है? ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, आगे अरल सागर दिन पे दिन सूखता जा रहा है। तो यह कहाँ है? यह मध्य एशिया में एक लवड़ीय झील थी जो कि बड़े आकार के कारण सागर कहलाने लगी। हुआ क्या फिर? 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अमू दरिया नदी को कैस्पियन सागर की ओर मोड़ दिया, जिस कारण अरब सागर में को जल मिलना बंद हो गया और ये सूखने लगा। दूसरा रीजन क्या है कि पहाड़ों पर बर्फ जमती थी, वो बर्फ पिघलती थी, उसका जल भी अरब सागर को प्राप्त होता था। तो अब वो बर्फ भी पड़ना कम हो गई है, जिस कारण से अरब सागर काफी हद तक सूख कर काफी एक संकरी सी जगह रह गया है। ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी कैसे बनता है? इसके लिए आप देख सकते हैं हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स वाला वीडियो, हमने उसमें पूरा समझाया है इसके बारे में, ज्वालामुखी कैसे बनता है। भाई ज्वालामुखी कहाँ निकलते हैं? जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप प्लेटों के 3 किनारे पढ़ेंगे, संरक्षी किनारा, विनाशकारी किनारा, ठीक है। इस तरह से 3 किनारे वहाँ हमने, या प्लेटों के निर्माणकारी किनारा। तो जो प्लेटों के ये इस तरह के किनारे हैं ये कमजोर स्थल होते हैं। पृथ्वी के नीचे मैग्मा या अर्धगलित अवस्था में भूपदार्थ पाया जाता है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण यह भूपदार्थ पृथ्वी की ओर ऊपर बढ़ता है और जो स्थान कमजोर होता है उस स्थान को तोड़ते हुए ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। काफी सिंपल है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पिन पॉइंटेड 50 वर्ड में ये क्वेश्चन आपको लिखना था। तो इसमें आप सीधा सीधा यहाँ से भी लिख सकते थे कि सामान्यतः ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से होता है
जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े या धूल आदि निकलते रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं कि लूनी नदी पर संक्षिप्त विवरण आपसे मांगा गया है। आपको पता है कि लूनी नदी किसी नदी में नहीं गिरती, ठीक है ना, ये कच्चे के रन में खो जाती है। तो इसमें 50 वर्ड आपको लिखने थे। इसमें आप लिख सकते थे कि इस नदी का उद्गम अजमेर के अरावली पहाड़ी के नाग पहाड़ से होता है। तत्पश्चात यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के नागौर, पाली इत्यादि क्षेत्र से लगभग 320 किलोमीटर बहती हुई कच्चे के रन में विलुप्त हो जाती है। इसे लवण नदी, लवणाद्री, खारी मीठी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका पानी बाल तोरा तक मीठा है, उसके बाद यह खारी हो जाती है। इसका आंसर में आपको ये डालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व द मिनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको जो लिखना था वो खनिजों के प्रोटेक्ट करने की या उनको संभालने की, उनके वेस्टेज रोकने के विषय में आपसे पूछा गया। तो इसमें आपको क्या लिखना था, इसमें आपको लिखना था कि खनिज संसाधन और खदानों का संरक्षण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। इसके लिए निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं। कौन कौन से आप कर सकते हैं? खनिज संपदा का नियंत्रित उपयोग तथा उन्हें बर्बाद होने से बचाना, कोयला, पेट्रोल आदि के वैकल्पिक रूप जैसे विद्युत, सौर ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग करना, खनिजों के स्क्रैप को दोबारा रिसाइकिल करके यूज में लाना, खनिज कार्यों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, कठोर सरकारी और स्पष्ट नीति खनिजों के विषय में सरकार द्वारा बनाए जाना। तो ये क्या है? ये खनिजों को संरक्षित करने के लिए उपाय हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे कि मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हाल, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में आपने इस विषय में पढ़ा होगा कि हीरा खनन परियोजना जो थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा क्लियरेंस दिया है कि आप जारी रख सकते हैं। पर्यावरणवेत्ताओं को काफ़ी वृक्षों के और जीव जंतुओं के निवास स्थानों पर संकट दिख रहा था। तो इस तरह की चीज़ें थी इस परियोजना से जुड़ी हुई। इन्हीं सब चीज़ों को आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करना था। जो करंट रिलेवेंस था इस क्वेश्चन का वो ये था पूछने का आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड है। तो इसमें क्या पूछा था आपसे? इसमें जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था कमजोर जनजातीय समूहों का विकास के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। किस नाम से? कमजोर जनजातीय समूहों के विकास नाम का से एक योजना संचालित हो रही है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसमें अब आगे बात करें कि भाई आप इसमें आने के लिए क्या स्पेशलिटी चाहिए। 85 वर्ड तो लिखने हैं आपको, इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है। 200 वर्ड का क्वेश्चन तो है नहीं, तो इन लिमिट में आपको जाना है। याद रखिएगा क्वेश्चन की शब्द सीमाओं का अतिक्रमण ना करें, अपना अनावश्यक ज्ञान वहां ना दें। जो प्रश्न आपसे एग्जैक्ट पूछ रहा है डायरेक्ट आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब समूहों की पहचान के मानदंड इसमें जो निर्धारित किए गए थे वो किए गए थे कृषि का स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन या धरती घटती हुई या स्थिर जनसंख्या। ये इसमें शामिल होने के लिए मापदंड थे जो उन्होंने पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या है। तो देखिए ये तो आप सबने आर्सेनिक साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने तो और अच्छे से पढ़ा होगा कि आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसकी स्थिति फास्फोरस के नीचे तथा एंटीमनी के ऊपर है। इसमें अधातु के गुण धातु की अपेक्षा अधिक होने के कारण इसे उपधातु की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आर्सेनिक क्या है। अब अकार्बनिक जो आर्सेनिक है उस आर्सेनिक यौगिक मिट्टी, तलछट और भूजल में होते हैं। ये यौगिक प्राकृतिक रूप से या खनन, अयस्क गलाने के परिणाम स्वरूप या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आर्सेनिक का उपयोग करते समय यह क्या है, यह स्रोतों में आते हैं। तो इसमें इतना आपको छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा खतरा और आपदा में क्या अंतर है। आपको करंट लगने का खतरा है लेकिन सभी लोग भगव ईश्वर ना करे
अगर हमको करंट लगने का खतरा है सपोज कीजिए, और हम सीधे बिजली का वायर हम पे आके गिरे, तो ये क्या है? आपदा है। हमें दिख रहा था तार झूल रहा है और ये तार हम पर गिर जाएगा, तो ये क्या है? खतरा। और वो आकर हम पर गिर गया तो वो क्या है? आपदा। तो इसमें आपको क्या लिखना था? इसमें आपको लिखना था कि एक खतरा एक कथित घटना है जो जीवन और संपत्ति दोनों के लिए खतरा है, और एक आपदा इस खतरे का एहसास है। संकट अपरिहार्य हो सकता है लेकिन आपदाओं को रोका जा सकता है। एक आपदा तब होती है जब कोई समुदाय किसी खतरे से प्रभावित होता है। आपदा क्या है? मूल रूप से खतरे का परिणाम है। तो इसमें ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो है पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन। आपसे वहां भी पूछ लिया रिमोट सेंसिंग, यहां भी पूछ लिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है? इसमें आपको पूछ रहा है कि इसके प्रयोग क्या क्या है। वहां पूछा था क्या है और यहां पूछा है प्रयोग क्या क्या है। याद रखिएगा, प्रयोग पूछ रहा है तो केवल प्रयोग ही बताने हैं। इसके प्रयोग से आप जैसे क्या क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संपदाओं जैसे भूमिगत जल, कोयला, तेल, खनिज, अयस्क की उपस्थिति, बाढ़, सूखा इत्यादि के विषय में आपको जानकारी मिल सकती है। कहीं मिलिट्री का जमाव हो रहा है दूसरे देश की, इसके बारे में आपको पता चल सकता है। पृथ्वी पर क्या गतिविधि हो रही है, किस क्षेत्र में, पृथ्वी के ऊपर या अंदर, यह सभी जानकारियां आप दूर संवेदन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ऊपर 50 वर्ड्स लिखना कोई टफ टास्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थानिक सूचना के अनुप्रयोग क्या हैं। इसमें भी आपसे केवल इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग पूछ रहा है कि इसके लाभ क्या है। तो इसमें आपको लिखना था कि भू स्थानिक प्रौद्योगिकी में भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का प्रयोग कर वस्तुओं, घटनाओं, परिघटनाओं के बारे में स्थानिक जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी स्थान का डेटा स्थैतिक भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है। तो इसमें तीनों टेक्नोलॉजी हैं, उनका प्रयोग भू स्थान की या जियो कैपिटल इंफॉर्मेशन आपको निकालने के लिए यूज आप कर सकते हैं। कौन कौन सी? जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं किसमें? पृथ्वी के स्थानिक सूचनाओं को निकालने में। ये भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 प्रणालियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट आपका शुरू होता है वो होता है बड़े क्वेश्चंस का, जिसमें 11 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 वर्ड इसकी समय सीमा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो प्रभु, आपने पढ़ा होगा वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, बर्फ हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो ये क्वेश्चन उस स्थलाकृतियों वाले पोर्शन से आपसे पूछा गया है। तो हिमानीकृत स्थलाकृतियों के विषय में आपको इसमें किस किस के बारे में लिखना था? जो यू आकार की घाटी आपने पढ़ी होगी, लटकती घाटी, सर्क या टॉर्न या हिमगहवर या वर्गशृंड, हॉर्न, अरेट, काल, नूनाटक, हिमसोपान, रासमुटाने, टार्न, अंगुलीताल, फियोर्ड। अगर इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइन भी लिख लेते हैं पेपर में तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है ना? अब अगला इसमें पूछ रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यह पूछ रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह के ऊपर, क्योंकि उद्गार की बात हो रही है, कभी कभी ज्वालामुखी का लावा ठंडा होकर पृथ्वी के नीचे भी जमने लगता है, उससे भी स्थलाकृतियां बनती हैं। लेकिन यहाँ आपको बात करनी है उन स्थलाकृतियों की जो कि पृथ्वी सतह के ऊपर बनी है उद्गार के कारण। इसमें लावा शंकु आते हैं। लावा शंकु 2 प्रकार के होते हैं, एसिड लावा शंकु और बेसिक लावा शंकु, सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, शील्ड शंकु, परिपोषित शंकु। ये सभी क्या है? ये ऊपर निर्मित स्थलाकृतियां हैं। लावा के गुंबद, लावा के पठार, क्रेटर, कॉल्डेरा, धुआंरे, गेसर, इन सब के विषय में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखकर आना था, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या पूछा है इन्होंने। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। जो आप
लूसेंट वगैरह में भी पढ़ते हैं, लेकिन याद हमें नहीं रहते क्योंकि उन पर शॉर्ट नोट्स हम लोग कभी तैयार नहीं करते। और मेंस राइटिंग के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। पढ़ना छोड़िए, लिखना शुरू कीजिए। लिखे बिना बेड़ा पार नहीं होगा आपका। तो हिमालय के विषय में इससे आपसे पूछा गया है कि प्रादेशिक विभाजन, तो इसमें आप लिख सकते थे कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस नामक भूसन्नति से हुई। हिमालय पर्वत के अंतर्गत निम्नलिखित 4 समानांतर श्रेणियों का विस्तार है, जिसमें पहली आती है शिवालिक या उप हिमालय। यह पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली है। इसकी रचना ढीले पदार्थों से होने के कारण यहाँ अपर्दन सर्वाधिक हुआ है। शिवालिक की रेतीली नदियों को स्थानीय भाषा में चाऊ कहा जाता है। इतना आप लिख सकते थे इसमें। लघु हिमालय के बारे में आप कुछ लिख सकते थे कि इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज आदि की प्रधानता है। जीवाश्म नहीं मिलते। पीर पंजाल, धौलाधर प्रमुख चोटियां हैं। इसी प्रकार से महान हिमालय में आप लिख सकते थे कि इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। रचना इसकी ग्रेनाइट और नीस के शैलों से हुई है। इस श्रेणी के मध्य भाग में गंगा, यमुना व सहायक नदियों की उद्गम स्थल है। एवरेस्ट इसी श्रेणी में जो है उपस्थित स्थित है। ट्रांस हिमालय के बारे में लिख सकते थे कि महा हिमालय के उत्तर में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी में लद्दाख, जस्कर, कैलाश, कराकोरम जैसी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन आपसे मांग रहा है कि भाई राष्ट्रीय जल ग्रिड क्या होती है। तो ये क्या है, क्योंकि भाई ये है राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना जो थी वो केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि भारत में जो भारत का ढाल है उसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व। अतः पश्चिमी क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और पूर्वी क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना को लाया गया। इस मिशन के माध्यम से किया क्या जाना था भाई? इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के द्वारा जोड़कर एक बड़ी राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना था। जैसे ब्रह्मा गंगा लिंक का निर्माण, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण कर राजस्थान की जल आपूर्ति की समस्या का निदान करना। तो जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र यहाँ बाढ़ आ जाती है वहां से नहरें निकालकर हमें ऐसी जगह पहुंचानी थी यहाँ पानी की समस्या है। नदी जोड़ो परियोजना भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाई मध्य इसमें क्या लिखना था? मालवा का पठार लावा से निर्मित पठार है। काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, माही नदियां प्रवाहित होती हैं। भोपाल इसी प्रदेश में बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। इस पठार पर मैदान मिलते हैं तथा कहीं कहीं चपटी पहाड़ियां मिलती हैं। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी प्रमुख है। पठार के उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार स्थित हैं। पठार के उत्तर भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में बदल दिया है। इन्हीं चीज़ों को आपको बढ़ाकर इस क्वेश्चन का आंसर सेट कर लेना था। लेकिन दिक्कत वही है, हम बार बार कह रहे हैं कि आपको इनके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो शॉर्ट नोट्स बनाए, आप 50 वर्ड का बनाए ही ना सारे शॉर्ट नोट जो मेन हैं, या वो पोर्शंस जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 200-250 वर्ड पे उन पे शॉर्ट नोट्स बनाए, उन्हें याद रखें। ठीक है, अगर वो उसमें से आपको 50 वर्ड भी लिखने पड़े तो आप लिख सकें, 200 भी लिखने पड़े तो आप लिख सकें, और एक लाइन में आपको बताना पड़े तो भी आप बता सकें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको पता ही होगा कि चंबल नदी से काफी ज्यादा नलिका अपरदन होता है। तो इन्हीं चीजों को आपको संभालना था। या इसमें आप लिख सकते थे कि अत्यधिक वर्षा, जल बहाव, वायु आदि विभिन्न कारकों द्वारा मृदा के बारीक कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में काफी गिरावट देखी जाती है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला तथा चंबल और नर्मदा नदी घाटियों के चंबल और नर्मदा नदी घाटियों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। चंबल नदी ने भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में अवनलिका अपरदन द्वारा मिट्टी का अपरदन किया है। चंबल द्वारा मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों के बीहड़ में बीहड़ों का निर्माण हुआ है। मिट्टी के अपरदन को रोकने हेतु
राज्य के कृषि विभाग ने विश्व बैंक द्वारा नई नीति का क्रियान्वयन कर रहा है। ये आपको इसके अंदर डालना था। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पता हो कि क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है। वो पूछता कुछ है, हमें वो आता नहीं है, उसके आसपास हमने उसके बारे में जो पढ़ा है वो हमसे पूछा है उपयोग, और हमने किसी उसके नुकसान पड़े हैं तो हम सारे पे लग के आ जाते हैं। ये आपको नहीं करना है, इस चीज से आपको बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए, कौन कौन। तो याद रखिएगा कि जल प्रदूषण के कारण नहीं पूछे, कितना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं पूछा। फ्लैट क्वेश्चन है, तत्व चाहिए उसे, प्रदूषक तत्व। तो इसमें क्या लिख सकते थे, इसमें आप लिख सकते थे कि प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण जल में जल में खनिज पदार्थों, पौधों की पत्तियों एवं ह्यूमस पदार्थ तथा प्राणियों के मलमूत्र आदि मिलने के कारण होता है। जल जिस भूमि पर एकत्रित रहता है, यदि वहां की भूमि में खनिजों की मात्रा अधिक होती है तो वे खनिज जल में मिल जाते हैं। इनमें आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, पारा आदि विषैले पदार्थ आते हैं। यदि इनकी मात्रा अनुकूल सांद्रता से अधिक है तो यह हानिकारक हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको आसपास चलते हुए इन्हीं के विषय में कुछ और बढ़ाते हुए क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। तो भाई ये कब आई थी, इसके बारे में टिप्पणी लिखनी थी आपको। इसमें क्या था, इसमें भारत से आई थी सबसे पहले 2016 में। लैंग्वेज क्वेश्चन की आंसर की क्या हो सकती है वो आपको बता देते हैं। चलिए, भारत सरकार ने पहली बार 2016 में अपनी प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इस योजना का विजन प्रशासन के सभी स्तरों एवं समुदायों के मध्य आपदाओं से निपटने की क्षमताओं को अधिकतम कर भारत को आपदा प्रत्यास्थ बनाना, आपदा के जोखिम को न्यूनतम करना था। तो अब आपदा जोखिम आप न्यूनतम कैसे करेंगे? जोखिम को समझना, एजेंसियों के मध्य समन्वय, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश, गैर संरचनात्मक उपाय जो हो सकते हैं कम करने के, इसी प्रकार से जो संरचनात्मक उपाय हो सकते हैं आपदा कम करने के, क्षमताओं का विकास करना, ये सब क्या है, आपदा प्रबंधन नीति के घटक हैं या स्टेप्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे वो फिर से वही क्वेश्चन, सुदूर संवेदन का अर्थ और लाभ डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहे हैं। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं स्थानों की सूचना का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अवलेखन करता है। लाभ क्या है? किसी जगह पर या समुद्र में पानी की सतह या बर्फ की मात्रा आदि का पता लगा सकते हैं। किसी शहर में आपातकालीन स्थिति का सर्वे या पता लगा सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का पता लगा सकते हैं। किसी युद्ध में दुश्मनों की स्थिति या उनकी गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। वही से दोनों क्वेश्चंस आप आते हैं तो दोनों का आंसर कंबाइन कर लीजिए, थोड़े से वर्ड्स और एरिया सोचने का बढ़ा दीजिए, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था इसमें कि जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए इसके उपयोगों का वर्णन आपको करना था। इसमें क्या दिया है, इसमें लिखना था कि जीपीएस का नियंत्रण प्रभाग प्रत्येक उपग्रह की कक्षा और घड़ी के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए मॉनिटर स्टेशनों द्वारा एकत्र किए गए मापों का उपयोग करता है। पूर्वानुमान डेटा को उपयोगकर्ताओं तक वापस भेजने के लिए उपग्रहों से अपलिंक किया जाता है या प्रेषित किया जाता है। इस प्रणाली के प्रमुख प्रयोग नक्शा बनाने, जमीन का सर्वेक्षण करने, वाणिज्य कार्य, वैज्ञानिक प्रयोग, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग करने, जियो मैपिंग करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सब आपको इसके अंतर्गत लिखना था। तो जो आपका फर्स्ट पेपर था जनरल स्टडी का, उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के एनालाइज आपको दिए गए हैं। आपने क्या लिखा है इनके आंसर्स में ये आप एक बार देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।